जैसे ही वो आंखें बंद करती, वो सुर्ख और बड़ी बड़ी आंखें उसकी आंखों के सामने आ जाती और खौफ से उसकी नींद उड़ जाती। सारी रात वो बार बार उस खिड़की की जानिब देखने लगती, जैसे अभी वो खिड़की खुलेगी और वहां से वो सुर्ख आंखों वाली शैतानी बला, वो सुर्ख आंखों वाला शख्स उस पर हमलावर हो जाएगा। सारी रात उसकी यूं ही सोई जागी कैफियत में गुजरी थी, जिसकी वजह से अगली सुबह उसका सर दर्द से बेहद बोझल था, जबकि आंखें भी रोने और रात जगह की वजह से बहुत ज़्यादा सुर्ख हो गई थी। ऐसा लग रहा था मानो जैसे बहुत दिनों से वो चैन से सोई ना हो, क्योंकि एक तो खौफ, ऊपर से नींद का पूरे ना होना, बहुत ज़्यादा उसकी हालत ख़राब थी। अगला सारा दिन उन्होंने उस पहाड़ी इलाके के सारी बाकी हिस्से को देखने में ही गुजार दिया। वो अलग अलग इलाकों में घूमने निकल गए। उसने अपने घर वालों के लिए तोहफे भी लिए थे, तोहफे भी लिए थे, ताकि वो घर वालों को खुश कर सके। सारा दिन घूमने फिरने के दौरान भी उसे अपने साथ किसी की मौजूदगी का एहसास हो रहा था, और हमा वक्त ये एहसास होता रहता था कि कोई मुसलसल उसे देख रहा है या फिर उसके आसपास मौजूद है। मगर जैसे ही वो इधर उधर देखती तो कोई भी उसे अपने आसपास दिखाई नहीं देता, ना ही उसकी तरफ कोई मुतवज्जा उसे नजर आता, जिस पर वो कंधे उचकाकर रह जाती। लेकिन एक खौफ था जो मुसलसल लगातार उसको अपने घेरे में लिए हुए था। यूं ही रात हो चुकी थी, वो सब लोग अपना अपना सामान पैक करके बस में सवार हो चुके थे, क्योंकि वो लोग अब वापसी को निकल रहे थे। वापसी के सारे रास्ते वो हल्ला गुल्ला करती, बाकी सब लड़कियों के साथ शोरगुल मचाती। कुछ वक्त के लिए कल रात का मंजर भूल चुकी थी। वो सारे रास्ते गाने गाती और सबको खुश करती आई थी। जिस वक्त वो घर पहुंची, सुबह हो चुकी थी। सबसे मिलकर वो अपने कमरे में आई और आकर ही निढाल सी होकर सो गई थी, क्योंकि थकावट से उसका बुरा हाल था। दोबारा जब उसकी आंख खुली तो शाम के 7 बज रहे थे। फ्रेश होकर वो अपने कमरे से बाहर निकली और फिर अपने भाइयों और माँ बाप को अपने ट्रिप का अहवाल सुनाने लगी। बताने लगी उसने कितना एंजॉय किया, कहाँ कहाँ घूमी। उसने जो सबके लिए गिफ्ट खरीदे थे वो उनके हवाले किए और फिर से बातों में मशगूल हो गई। उसने किसी को भी कल रात के मनाजिर के बारे में कुछ भी नहीं बताया था कि वो उस मंजर को बुरे ख्वाब का हिस्सा मान चुकी थी और उन सबको अपना वहम समझकर भूल चुकी थी। कुछ ही देर में सब लोग रात का खाना खाकर उठ गए तो वो भी अपने कमरे में चली गई। कुछ देर अपनी बड़ी बहनों और सहेलियों से बात करती रही और फिर रात के 10 बजे करीब उसने फ़ोन एक साइड पर रखा और सोने के लिए लेट गई। उसे सोए तकरीबन 1 घंटा ही हुआ था जब अचानक उस कमरे में घुटन का एहसास होने लगा। हर तरफ हब्स ही हब्स फैली हुई थी और गर्म हवा के थपेड़े उसके वजूद से टकरा रहे थे। वो नींद में ही घुटन और तपिश सी महसूस करती, करवटें बदलती, सर तकिए पर पटकने लगी थी। लेकिन इस तरह ना तो हब्स कम हुआ था, ना ही गर्मी की तपिश। वो यूं ही करवटें बदलने लगी थी, जबकि कमरे में अब तेज गर्म हवा चलने लगी थी। अचानक ही उसे नींद में ऐसा महसूस हुआ जैसे कमरे में उसके अलावा भी कोई मौजूद है। इस ख्याल के आते ही उसके रोंगटे खड़े हो गए। उसने जैसे ही आंखें खोली तो उसका दिल लरस गया, क्योंकि कमरे में अंधेरा था और जरा सी भी रोशनी नहीं थी। उसका पूरा जिस्म पसीने से भरा हुआ था। उसने अंधेरे में देखने की कोशिश करते हुए अपने चेहरे का रुख सामने किया तो उसके मुंह से दबी दबी सी चीख निकल गई, क्योंकि उसके सामने ही फिर से वही सुर्ख आंखें मौजूद थी जो उसे होटल के कमरे में नजर आई थी। वो तेजी से उठकर बैठी और पीछे को खिसकी। खौफ से उसका पूरा जिस्म कपकपाने लगा था। वो खौफ से उन सुर्ख आंखों को देख रही थी जिसके अंदर नीले रंग के लेंस लगे हुए थे, और वह भी बेहद छोटे, जैसे उम्मन बिल्लियों के होते हैं। अभी वो खौफ से उसे देख ही रही थी कि उसके देखते ही देखते उन आंखों से नीचे वही होंठ बनने लगे जो उसने पहाड़ पर देखे थे, और फिर वह होंठ मुस्कुराने लगे थे। उससे पहले कि वह मुकम्मल तौर पर अपने हवास खोती, अचानक एक धमाके से कमरे की लाइट चालू हो गई और हर तरफ उजाला फैल गया। मगर उस उजाले के साथ साथ हैरानी व खौफ से उसकी आंखें भी फैल गई, क्योंकि अब उसके सामने बेड पर सिर्फ वह खौफनाक होंठ और आंखें ही नहीं थी, बल्कि उस खौफनाक शख्स का पूरा वजूद मौजूद था। लंबी सी टोपी में सर को छिपा रखा था। सर पर 2 बड़े बड़े सींग थे, जिनमें से एक सींग नुकीला था और दूसरा आधा कटा हुआ था। उसकी बड़ी बड़ी आंखें और भद्दे से होंठ थे।
लंबे लंबे कान और चेहरे की जिल्द इंतहाई अजीब सी थी, जैसे हाथ लगाने से झड़ जाएगी। उसके लंबे हाथों के नाखून भी बेहद लंबे थे। कल वो सिर्फ अपने नाखून से किसी का भी गोश्त बआसानी नोच सकता था। उसके मुंह के दाएं बाएं सामने 2 दांत बाकी दांतों के निस्बत लंबे और नुकीले बाहर को निकले हुए थे। उसका जिस्म एक काले रंग के चोगे से ढका हुआ था, लेकिन उसका लंबा कद वाज़ेह था, जो तकरीबन 8 फीट ज़रूर था। मुबीना खौफ व हरास में मुब्तला अब चीख रही थी। बेचारी चीख भी नहीं पा रही थी, उसकी आवाज़ बाहर नहीं निकल रही थी। उससे पहले कि वो अपने अंदर चीखने की या किसी को मदद के लिए पुकारने की हिम्मत मुश्तमिल करती, उस खौफनाक शख्स ने आगे को खिसक कर उसका हाथ थामा। मगर उसके हाथ थामते ही मुबीना को लगा उसका जिस्म पिघल कर गिर जाएगा, क्योंकि उसके हाथ में मुबीना को अंगारे की तरह झुलसा रहा था। अभी वो उसके हाथ को झटक भी नहीं पाई थी जब उसने मुबीना के गाल को थपथपाया, और वही तपिश और जलन मुबीना को अपने चेहरे से फूटती महसूस हुई। उसे उस आदमी के लम्स से कराहियत महसूस हो रही थी, जिसके लंबे नाखून उसके गाल में चुभ रहे थे, मगर वह उसे झटक भी नहीं पा रही थी। उसे शायद मुबीना पर रहम आया था, तभी उसने मुबीना का हाथ छोड़ा और ज़रा सा उससे दूर हटकर बैठा और बगौर मुबीना को देखने लगा, जो उससे डर रही और सहमी हुई थी। वो बेचारी तो बेड क्राउन से इस तरह से चिपकी हुई थी जैसे वह उसमें घुसकर उसकी नज़रों से गायब हो जाएगी। उसने मुबीना से कहा कि उसे कुछ वो गाकर सुनाए। उसकी फरमाइश पर मुबीना ने एक सहमी सी निगाह उस पर डाली तो उसने फिर से अपनी बात दोहराई। मुबीना सर हिलाकर लरसती कांपती और खौफजदा आवाज़ में उसे कुछ गाकर सुनाने लगी, मगर शायद उसे उसका अटकना पसंद नहीं आया। तभी भारी भरकम आवाज़ में बोला कि अच्छे से गाओ। उसकी अचानक दहाड़ पर मुबीना खौफ से उछल पड़ी और बुरी तरह रोने लगी, जिस पर उसने एक बार फिर मुबीना को देखा और बोला कि मुझसे डरो मत, मैं तुम्हें कुछ नहीं कहूँगा। उसकी गैर मुतवक्का बात पर मुबीना ने बेयकीनी और खौफ से उसे देखा तो वो सर हिलाकर बोला कि मैं एक जिनज़ादा हूँ, लेकिन मैं तुम्हें कोई तकलीफ़ नहीं पहुँचाऊँगा। कोई तकलीफ़ पहुँचाने नहीं आया, बल्कि तुमसे तुम्हारी आवाज़ में कुछ सुनने आया हूँ। मैंने तुम्हें उस पहाड़ी वाले इलाके में उन वादियों में गाते हुए सुना था, और तुम्हारी आवाज़ इतनी खुश इल्हान है कि उससे पहले मैंने इतनी मधुर और ख़ूबसूरत आवाज़ नहीं सुनी। मैं तुम्हारी आवाज़ पर आशिक हो गया हूँ और पर वक्त मैं उसे सुनते रहना चाहता हूँ। तुम्हारी आवाज़ सुनने के लिए मैं वहाँ से तुम्हारे पीछे यहाँ आया हूँ, इसलिए देर मत करो और मुझे कुछ अच्छा सा सुना दो। उसकी इन बातों पर मुबीना का खौफ कुछ कम हुआ, लेकिन वह हनूस बेयकीनी से उसे देखती रह गई, मगर बोली कुछ भी नहीं। उस जिन ने एक बार फिर कहा कि अगर मैंने तुम्हें नुकसान पहुंचाया होता तो पहले ही पहुंचा देता। उस रात होटल में मैं तुम्हारे ख्वाब नहीं था, बल्कि हकीकत में वहां पर आया था। मुबीना सुनकर चौंक गई और वो समझ नहीं पा रही थी कि उसके साथ ये सब क्या हो रहा है। क्या ये कोई ख्वाब है, क्या बुरा सपना है? इसकी आएगी स्टोरी हम देखेंगे इसके अगले पार्ट में। अगर आप भी अपनी ज़िंदगी कोई सच्ची कहानी या फिर अपनी कोई स्टोरी हमारे चैनल से शेयर करवाना चाहते हैं, या आप चाहते हैं कि आपकी रियल स्टोरी हम अपने चैनल से शेयर करें, तो हमें कांटेक्ट करें हमारे फेसबुक और इंस्टा पेज माई स्टोरी बुक पर। फेसबुक और इंस्टा पेज पर हमसे जुड़ें और हमें अपनी स्टोरी ज़रूर शेयर करें।